वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सबको पता है हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं एंड आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ओके, ये आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है रीजनिंग के। ओके, चलिए आपको एक बार बता देती हूँ कि लास्ट में हमने क्या किया था। हमने किया था नंबर एंड सिंबॉलिक एनालॉजी। ओके, नंबर में हमें क्या दिया होता था, कुछ 4 नंबर्स दिए होते हैं, इन दोनों का रिलेशन आपस में जैसा होता है वैसे ही इन दोनों का भी होता है और ये आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, हो सकता है अगर 1 का स्क्वायर 2 आ रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो 3 का स्क्वायर भी आपको यहाँ पे 9 करना होगा। ठीक है, 1 अगर 1 का मान लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 लिखा, क्या रिलेशन बन रहा है, पहले का स्क्वायर करके दूसरा मिल रहा है, तो वैसे ही पहले का स्क्वायर करके जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया है। इसको बोलते हैं हम नंबर एनालॉजी। एंड व्हाट इज सिंबॉलिक एनालॉजी? सिंबॉलिक एनालॉजी में हम सब ने क्या किया था, वहाँ पे हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे एंड ये ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स का जो इस ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स के साथ रिलेशन होता है, उसी के बेसिस पे हमें ये ग्रुप के अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे इस ग्रुप के अल्फ़ाबेट को फाइंड करना होता था। ठीक है, जो इन दोनों ग्रुप्स का रिलेशन होता था अल्फ़ाबेट्स का, वही इन दोनों ग्रुप्स के अल्फ़ाबेट्स का रिलेशन होता था, तो हमें इनमें से फाइंड करना होता था। एक गैप दी होती है, वो फाइंड करनी होती है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ये लास्ट वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, कन्फ्यूजिंग भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, आज हम इसके बारे में करेंगे डिस्कस। ठीक है, डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, आपको क्या दिया होता है इसमें, एक स्टेटमेंट दी होती है। मान लीजिए स्टेटमेंट एक दी होती है। ठीक है, मान लीजिए राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कंक्लूजन में दिया हुआ है राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, नॉट अ गुड बॉय। ठीक, तो स्टेटमेंट हमें सिर्फ ये बता रही है कि राम एक अच्छा लड़का है। स्टेटमेंट में राम ने ये थोड़ी बताया कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो ये कंक्लूजन जो है दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, कंक्लूजन इज़ नॉट राइट, कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट जो दी है, स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें कंक्लूजन बताना होता है, क्या ये सही है क्या ये गलत है। ये मैंने एक वेग सी एग्जाम्पल दी है जस्ट टू लेट यू नो कि किस तरीका का होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अदरवाइज हम लोग अभी एग्जाम्पल्स करेंगे एंड इट विल बी वेरी, दिस टॉपिक विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड जब हम एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट अ डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है टीचर स्कोल्डेड राम इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है कि टीचर ने राम को स्कोल्ड किया। स्कोल्ड इन द सेंस, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांट लगाना। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, राम को डांट लगाई। ये है हमारी स्टेटमेंट। अब इसमें एक चीज़ कभी भी अज्यूम मत करना। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट उसी को सही मान के चलना है। ठीक है, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, ना तो स्टेटमेंट में ना तो कंक्लूजन में। जैसा दिया है वैसा ही आपको लेना है। ओके, अज्यूम कुछ नहीं करना है अपनी तरीके से, अपनी तरफ से कोई भी अजम्पशन नहीं लगानी है। ठीक, देखिए, टीचर स्कोल्डेड राम इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, टीचर ने राम को स्कोल्ड किया, डांटा। अब कंक्लूजन क्या दिया, द टीचर डिसलाइक्ड राम। देखिए, अगर टीचर ने राम को स्कोल्ड किया है तो क्या पता इसलिए किया हो कि राम ने होमवर्क ही ना किया हो, क्या पता इसलिए क्योंकि राम जो है क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहा हो, क्या पता इसलिए किया है कि राम जो है वो मैम के साथ कुछ आर्गूमेंट कर रहा हो। ठीक है, ऐसा तो कहीं पे नहीं मेंशन किया स्टेटमेंट में कि वो डिसलाइक करता था टीचर इसलिए राम को उसने डांटा। तो कंक्लूजन इज़ रॉन्ग, डिसलाइक्ड वर्ड कहीं यूज़ किया ही नहीं है स्टेटमेंट में। ठीक, स्टेटमेंट में बस इतना बोला गया है कि टीचर ने राम को स्कोल्ड किया। खुद ही अज्यूम मत कर लेना कि इसलिए स्कोल्ड किया होगा क्योंकि उसको राम पसंद ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से टीचर ने राम को स्कोल्ड किया होगा। तो डिसलाइक्ड इज नॉट द ओनली रीजन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ऐसा श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए हम कंक्लूजन को रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इट इज़ फियर्ड दैट पेट्रोलियम विल बी अ रेयर कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। ऐसा बोल रहा है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, मतलब उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक, तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर पेट्रोलियम की कंजम्पशन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो आगे जाकर क्या है, हमारे पास पेट्रोलियम ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जाकर क्या करेंगे फिर, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली। तो स्टेटमेंट ने कहा था अगर पेट्रोलियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा वो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक, एक टाइम ऐसा आ जाएगा रेयर, यानी कि बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कंक्लूजन क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को।
तो बिल्कुल सही है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं हमारी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, तो हमें उनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, तभी वो आगे जाकर हमारे पास बचे रहेंगे। तो कंक्लूजन जो है इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं आज के। ठीक, क्या बोला गया है? मैनी पीपल हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, इट इज़ अज्यूम्ड दैट जंक फूड इज़ पॉइजनस। ठीक, बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्यों? क्योंकि वो बीमार हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सारा जंक फूड जो है वो क्या है, वो पॉइजनस है। ठीक है, पॉइजनस है। अब देखिए, अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जंक फूड जो है, अज्यूम किया जा रहा है कि जंक फूड ये है पॉइजनस है और बहुत सारे पेशेंट्स जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, जंक फूड इज़ ऑलवेज पॉइजनस। ठीक है, सबसे पहले तो जब भी कंक्लूजन में ऑलवेज या ओनली आ जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है कंक्लूजन रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज है तो कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। ओके, ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर ऑनली भी दिया होता तो दैट इज़ कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। ठीक, बट अब हम इसको फिर भी कभी कभी ऑलवेज या ओनली, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो कभी कभी ऑलवेज या ओनली जो है वो काम नहीं करता कंक्लूजन में। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो जंक फूड इज़ ऑलवेज पॉइजनस। देखिए, जंक फूड हमेशा पॉइजनस कैसे होगा? ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि जंक फूड जो है पॉइजनस है, लेकिन क्या आपने देखा है कि जब भी हम जंक फूड खाते हैं क्या हमेशा वो पॉइजनस होता है? कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। किसी पर्सन के लिए वो सूट नहीं किया तो उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल गए हैं उन सब ने जंक फूड खाया था तो उन सब की, या ज़रूरी नहीं है अगर 10 लोगों ने जंक फूड खाया तो 10 के 10 हॉस्पिटल पहुँच गए। ठीक है, क्या पता इसमें से 5 ही हॉस्पिटल पहुँच गए हो, तो ऑलवेज कहना इज़ टोटली रॉन्ग। और बाकी मैंने आपको ये तो कंक्लूजन इज़ रॉन्ग, बाकी ये ट्रिक भी बताइए, अगर ऑलवेज या ओनली लिखा हुआ है तो आप कंक्लूजन को रॉन्ग मान के चल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या, अगर 10 लोगों ने खाया है जंक फूड तो उसमें से 5 हॉस्पिटल गए होंगे, क्या पता। तो हमेशा थोड़ी होता है 100 के 100 लोग थोड़ी हॉस्पिटल जाएंगे जंक फूड की वजह से, तो जंक फूड ऑलवेज पॉइजनस नहीं होता है। ठीक, तो कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनी मेडिसिन्स कंटेन फिश ऑयल। ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट है एस फॉर स्टेटमेंट, सी फॉर कंक्लूजन। कभी कभी कंक्लूजन को क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, इन्फरेंस। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंक्लूजन एंड इन्फरेंस इज़ वन एंड द सेम। ठीक है, थिंग, क्योंकि कंक्लूजन का जो सिनोनियम है दैट इज़ इन्फरेंस। चाहे फिर आप इन्फरेंस लिखो या कंक्लूजन लिखो, दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, कभी कभी कंक्लूजन लिखा जाता है, कंक्लूजन की जगह इन्फरेंस लिखा जाता है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, अगर क्वेश्चन में इन्फरेंस भी दिया हुआ है तो उसका मतलब भी कंक्लूजन ही है। चलिए अभी देखते हैं, मैनी मेडिसिन्स कंटेन फिश ऑयल। क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनमें क्या है, फिश ऑयल है। ठीक, अब ऑल द वेजिटेरियंस, कंक्लूजन क्या है, ऑल द वेजिटेरियंस आर ऑल्सो पेस्किटेरियंस। पेस्किटेरियंस का मतलब क्या होता है, जो फिश ईटिंग पीपल होते हैं। ठीक है, जो फिश ईट करते हैं ना, जो फिश खाते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्किटेरियंस। तो ये क्या बोल रहा है, जितने भी वेजिटेरियंस हैं वो, इसका मतलब पेस्किटेरियन बन गए। कंक्लूजन के कहने का मतलब है कि जितने भी सारे वेजिटेरियंस हैं उन्होंने अगर मेडिसिन खाई है तो उन्होंने फिश, क्योंकि उसमें फिश ऑयल है तो अब वो क्या बन गए, पेस्किटेरियन बन गए। तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है अगर आप सोचेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि ऑल यूज़ किया, मैंने आपको बताया ऑलवेज, ऑल, ओनली, जब भी ये यूज़ किए होंगे तो कंक्लूजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑल किया है, आप आइडिया लगा सकते हैं कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। बट चलिए फिर भी दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं। ऑल द वेजिटेरियंस, देखिए अगर बहुत सारी मेडिसिन में फ़िश ऑयल है, ज़रूरी नहीं है कि सभी वेजिटेरियंस वो मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जो वेजिटेरियंस है वो ये मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, कुछ वेजिटेरियन ले रहे होंगे, कुछ नहीं ले रहे होंगे, तो जो नहीं ले रहे होंगे वो थोड़ी पेस्किटेरियन बन जाएंगे। तो ऑल यहाँ पे कहना सही नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑल द वेजिटेरियंस आर पेस्किटेरियंस सही क्यों नहीं है, क्योंकि मेडिसिन में अब अगर सारे वेजिटेरियन, चले मान लिया सारे वेजिटेरियंस क्या कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन उस मेडिसिन में फ़िश ऑयल है, ना कि फ़िश है डायरेक्टली। ठीक है, फ़िश नहीं है उसमें फ़िश का ऑयल है, तो वो पेस्किटेरियन तब बनता अगर वो फ़िश खाता। तो वो फ़िश नहीं खा रहे हैं, वो मेडिसिन खा रहे हैं जिसमें फ़िश का ऑयल है, तो फ़िश का ऑयल खाने से वो पेस्किटेरियन नहीं बन जाते। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इसमें। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है दैट विल बी रॉन्ग। अब देखिए, सम वेजिटेरियंस कंज्यूम सच मेडिसिन टू क्योर देयर डिजीजेस। यस, कुछ वेजिटेरियंस जो है, हाँ, वो ये मेडिसिन खाते हैं, हो सकता है कुछ को कुछ डिजीज़ होगी तो वो ये मेडिसिन खाते हैं ताकि वो अपनी डिजीज़ को क्योर, यानी कि ताकि डिजीज़ को ट्रीट कर सके। ठीक है, तो ये सेकंड कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए आपको फिर ऑप्शंस क्या दिए होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, मान लीजिए ये कंक्लूजन रॉन्ग था, ये कंक्लूजन सही था। ऑप्शंस क्या दिए होंगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, वन तो फॉलो हो नहीं रहा,
तो यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, अब इसको रहने दीजिए। ईदर वन और टू, या तो पहला फॉलो करेगा या तो दूसरा फॉलो करेगा, ठीक है। ये भी नहीं, क्योंकि वन तो फॉलो कर ही नहीं रहा, तो वन तो जिसमें भी है वो कट कर दो। नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नहीं आएगा क्योंकि टू फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाइदर वन नॉर टू थोड़ी आएगा, टू तो फॉलो कर रहा है। बोथ वन एंड टू भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों फॉलो नहीं कर रहे, एक ही फॉलो कर रहा है। तो इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है? ओनली सेकेंड फॉलोज। तो ये फिर आपको क्या पूछा जाएगा? ऑप्शन में दिएगा ए, बी, सी एंड डी। क्योंकि इसका बी ऑप्शन है तो आप ऑप्शन में बी करेक्ट करके आओगे, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ कंपनी XYZ, एक कंपनी जो है XYZ, उसने एक एडवर्टीजमेंट निकाली। क्या निकाली? इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी वांट टू हायर यू, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप तो हम आपको हायर करेंगे। अब कंक्लूजन क्या बता रहा है? कंपनी हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिटीज़। तो अदर क्वालिटीज़ या अदर क्वालिफिकेशंस आएगा यहाँ पे, सॉरी अदर क्वालिफिकेशन, ठीक, क्वालिटीज़ भी आप लिख सकते हो। तो कंक्लूजन पहला बोल रहा है कि कंपनी जो है वो ऐसे किसी इंसान को हायर नहीं कर रही जिसके पास कोई और क्वालिटी है। तो कोई और क्वालिटी के बारे में तो बात ही नहीं किया है, ठीक है। कोई सिर्फ किया है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कौन नहीं चाहिए उसके बारे में बात नहीं किया है। तो फर्स्ट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, ठीक। कंपनी XYZ इज इन नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, येस दिस इज बिल्कुल ट्रू। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, तो कंपनी इज इन नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सो दिस इज ट्रू। कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, वन डज नॉट फॉलो, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, नो, वन तो फॉलो ही नहीं कर रहा, ये रॉन्ग आ जाएगा। वन, ईदर वन और टू, नो, नाइदर वन और टू, नो, बोथ वन और टू, वो भी नहीं फॉलो कर रहा। इसमें भी आपका आंसर विल बी बी पार्ट, दैट इज ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। तो बी पार्ट विल बी आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कंक्लूजन हमने क्या निकाला? कंक्लूजन में क्या लिखा? नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेटिक। कंक्लूजन बोल रहा है कि बाकी जितनी भी सारी कंट्रीज हैं इंडिया के बगैर वो डेमोक्रेटिक हैं ही नहीं। कोई भी और कंट्री जो है इंडिया के बगैर वो डेमोक्रेटिक नहीं है। दूसरा कंक्लूजन बता रहा है यहाँ पे बहुत देयर आर मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट आर डेमोक्रेटिक, ठीक। तो अब देखिए ये कंक्लूजन टू क्या कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, इंडिया के बगैर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक हैं। को ये वन बता रहा है कि इंडिया के बगैर सारी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसमें क्या करें? अब देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट ने सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में बात की है। सिर्फ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इतना ही कहा है। तो खुद अज्यूम करना है कि क्या इंडिया के बगैर जितनी सारी कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेटिक हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ये अज्यूम करना इज़ नॉट राइट, अजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? नो अदर कंट्री, बाकी कंट्रीज़ के बारे में तो स्टेटमेंट कहीं पे बात कर ही नहीं रहा है। तो हमें नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेटिक ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तो स्टेटमेंट में कहीं पे मेंशन ही नहीं है। और देयर आर मेनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि बाकी सारी कंट्रीज भी डेमोक्रेटिक हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। एंड नाइदर वन नॉर टू फॉलोज आपका कौन सा ऑप्शन रहता है? वो आपका रहता है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? श्याम इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि श्याम एक ऐसा स्टूडेंट है, ये उन सभी में से, मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनमें से श्याम भी एक है जिसके चांसेस है फर्स्ट रैंक लाने के, ठीक है। श्याम इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल है तो दैट मीन्स कुछ चांसेस हैं श्याम के भी, ठीक है। श्याम इज़ वन ऑफ द, तो दैट मीन्स और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उन सब में से श्याम भी ऐसा एक है जो फर्स्ट रैंक लाने का चांस रखता है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या बोल रहा है? श्याम विल सिक्योर फर्स्ट रैंक। श्याम विल सिक्योर फर्स्ट रैंक मीन्स श्याम तो फर्स्ट रैंक लाएगा। ऐसा कब, कहाँ पे बोला है? लाएगा कि नहीं लाएगा? चांसेस हैं, चांसेस है, ला भी सकता है नहीं भी ला सकता है, ठीक है। ला भी सकता है नहीं भी ला सकता है। तो पहले अभी इस कंक्लूजन को छोड़िए यहीं पे। श्याम विल नॉट सिक्योर फर्स्ट रैंक, ऐसा भी कहाँ बोला है कि वो सिक्योर ही नहीं करेगा? या तो करेगा या तो नहीं करेगा, दोनों में से एक होगा, ईदर वन और टू, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ईदर वन और टू आपका कौन सा ऑप्शन रहता है? सी ऑप्शन रहता है। तो सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। आई होप ये ईदर और वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। या तो लाएगा या तो नहीं लाएगा, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, ना तो ये श्योर है कि वो लाएगा ना तो ये श्योर है कि वो नहीं लाएगा। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो ईदर वन, दोनों तो हो नहीं सकते,
फर्स्ट भी ला सकता है, नहीं भी ला सकता है, दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है, या तो लाएगा या तो नहीं लाएगा, इन दोनों में से एक होगा, तो ईदर 1 और 2, लेकिन हमें श्योर नहीं है, अगर श्योर होता तो हम ओनली 1 ओनली 2 लिख देते, ठीक है, तो ईदर 1 और 2 होगा, मीन्स या ला सकता है या नहीं ला सकता। चलिए आगे देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट क्या कह रहा है, 50% ऑफ ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अप टिल 31 जनवरी। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 31 जैन तक, 31 जैन तक क्या मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है, 50 अगर 200 की है तो 100 में ही बिकेगा, क्या बिकेगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक, ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करी गई है, और कितने परसेंट की बात करी है, 50% ऑफ की। ऐसा बोला गया है कि 31 जैन तक 50% ऑफ मिलेगा सभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, ठीक। स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब चलिए हम देखते हैं कंक्लूजन में क्या बोला गया है। कंक्लूजन है आफ्टर 31 जनवरी नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि बात की गई है 50% डिस्काउंट की अप टिल 31 जैन। तो क्या पता 31 जैन के बाद 10% डिस्काउंट मिले, 50 ना मिले लेकिन 10 मिले, 20 मिले, 30 मिले, या चांसेस है बिल्कुल ही ना मिले। लेकिन सिर्फ ये प्रॉबिलिटी नहीं है, इसकी भी प्रॉबिलिटी है, इसकी भी है, इसकी भी है। तो अगर हम ये कहें कि मिलेगा ही नहीं डिस्काउंट, वो कहना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रॉबिलिटी है कि 10% भी मिल सकता है, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 80 भी, ठीक है, तो सारी प्रॉबिलिटी बनती है। सिर्फ ये कहना कि नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड, नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, नो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आफ्टर 31 जनवरी, ऐसा कहाँ पे मेंशन किया गया है कि 31 जनवरी के बाद बिल्कुल ही सेल नहीं होगी, ऐसा तो कहीं पे मेंशन नहीं किया, तो ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल्सो जब आपको नो दिया हो कंक्लूजन में, तब भी कंक्लूजन मोस्टली क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे नो का बताया मैंने आपको, ऑल का बताया मैंने आपको, ऑलवेज का बताया मैंने आपको, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, ओनली का बताया। जब ये वर्ड्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं आगे, जब ये वर्ड्स आपको कंक्लूजन में मिले तो मोस्टली कहना कि वो कंक्लूजन रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आफ्टर 31 जनवरी नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, एंड नो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आफ्टर 31 जनवरी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज स्टेटमेंट डज नॉट टॉक अबाउट नो सेल, ठीक है, स्टेटमेंट नो सेल के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं करती। तो ये दोनों आपके कंक्लूजन्स जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। दैट मीन्स अब क्या बोला है, विच ऑफ द कंक्लूजन्स इज करेक्ट, ठीक है। करेक्ट कौन सी है इसमें से, करेक्ट कौन सी है, नाइदर 1 नॉर 2, तो आपका जो ये डी ऑप्शन है, ठीक है, आपका जो ये डी ऑप्शन है, नाइदर 1 नॉर 2, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमेशा हमसे यही पूछा है विच ऑफ द कंक्लूजन इज राइट, ठीक है, राइट या करेक्ट कौन सा कंक्लूजन है, तो करेक्ट इसमें से नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉपुलेशन, स्टेटमेंट कह रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्स इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम। क्या कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो रिसोर्सेज यानी कि खाना पीना जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर पहले 5 लोग थे, उनको 5 एप्पल मिल रहे थे, अब 10 लोग हो गए, तो 10 लोग को क्या करना पड़ेगा, इन 5 का, पहले इन सबको एक एक मिल रहा था, ठीक है, एक मिल रहा था 5 लोगों को, लेकिन अब इन 10 लोगों को क्या मिलेगा, आधा आधा मिलेगा ना सबको, क्योंकि 5 एप्पल तो सेम ही रह गए, एप्पल सेम ही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, इन्हीं 5 को जब हमें बांटना पड़ेगा तो हमें हाफ करके देना पड़ेगा सबको, अगर 10 के 10 लोगों को देना है। तो रिसोर्स, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक, तो रिसोर्स अल्टीमेटली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वही स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो रिसोर्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक। ऐसा ही क्या होने वाला है आगे जाकर, कुछ डेवलपिंग मीन्स जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, जहाँ पे अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं जिन कंट्रीज़ को, उनको बोलते हैं डेवलपिंग मीन्स जो डेवलप होने की कागार पे हैं, अभी डेवलप नहीं हुई है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करता गया तो रिसोर्स डिक्रीज करता जाएगा और आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेटमेंट कह रहा है, ये हमें स्टेटमेंट कह रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज, डिप्लीटिंग रिसोर्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन, स्टेटमेंट तो खुद ही कह रहा है कि पॉपुलेशन आगे जाकर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रिसोर्स डिक्रीज होगा, तो पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा आगे जाकर। लेकिन ये क्या बोल रहा है,
विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। पॉपुलेशन तो ये तो बोल रहा है स्टेटमेंट की इंक्रीज हो गई, और कंक्लूजन क्या बोल रहा है, विल नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगी, तो ये तो पहले ही ये तो ईजिली रॉन्ग हो गई, ठीक। अब देखिए सेकंड कंक्लूजन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, जैसे मैंने आपको बताया पहले 5 सेब जो है, हर एक 5 लोग जो है वो एक एक सेब खा रहे थे, अब सेब तो 5 ही हैं, लोग 10 हो गए, तो इन सबको अभी हाफ हाफ मिलेगा, तो लाइफ थोड़ी क्या हो गई, इनको आधा आधा मिल रहा है, पहले एक एक मिल रहा था, पहले जो लोग एक एक खा रहे थे वो ज़्यादा हेल्दी रह रहे थे क्योंकि उनको एक एक खाने को मिल रहा था, अब फूड कम मिल रहा है तो इनका जो लाइफ है वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा, अनहेल्दी क्योंकि इनको पूरा खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, इनको पूरा खाना नहीं मिल रहा है, अनहेल्दी, तो अनहेल्दी मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो बस सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी कि लोगों को जो है गवर्नमेंट डिसेंट लाइफस्टाइल नहीं दे पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, रिसोर्स डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली राइट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ओनली 2 फॉलोज, इसमें क्या आ जाएगा, ओनली 2 फॉलोज, तो आंसर विल बी बी पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, स्टेटमेंट कह रहा है कि राम जो है वो कल स्कूल नहीं जाएगा, और कंक्लूजन क्या है, राम इज लेजी। देखिए राम कल स्कूल नहीं जाएगा, कल स्कूल नहीं जाएगा, क्या रीज़न हो सकता है, हम भी जब स्कूल नहीं जाते, ठीक है, लेज़ी भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इल भी होते हैं, कभी कभी हम लोगों को कोई इमरजेंट काम भी होता है, ठीक है, कोई इमरजेंसी, ठीक है, कोई इमरजेंसी भी होती है, तो या तो हम इसकी वजह से नहीं जाते, या तो हम इसकी वजह से नहीं जाते, या इसकी वजह से, बट लेजी इज़ नॉट द ओनली रीज़न बिकॉज ऑफ विच राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इल माइट बी वन ऑफ द रीजन्स, इमरजेंसी माइट बी वन ऑफ द रीजन्स, हो सकता है वो सिक हो, ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स हैं। ये अज्यूम करना है कि वो लेजी है इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा, दैट विल बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में वन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, डू नॉट अज्यूम कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो राम इज़ लेजी इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, तो स्टेटमेंट तो सही है ही, कंक्लूजन जो है दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अब कंक्लूजन क्या है, कंट्री विल सून रन आउट ऑफ रिसोर्सेज। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स तो उतनी ही रहेगी, नेचर में तो रिसोर्स उतनी है, तो रिसोर्स डिक्रीज हो जाएंगी। जब पॉपुलेशन पहले 5 लोग इसी रिसोर्स पे डिपेंडेंट थे, अब 10 लोग इस रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, तो रिसोर्स तो ऑब्वियसली इन 10 लोगों के कंपैरिजन में डिक्रीज होगी ना, पहले इन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा थी, अब लोग ज़्यादा हो गए तो रिसोर्स इनके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो यस, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो वही बोल रहा है कंट्री विल सून रन आउट ऑफ रिसोर्सेज, यस रिसोर्स जो है वो कम होते जाएंगे, तो कंक्लूजन इज टोटली ट्रू, ठीक है, कंक्लूजन इज ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वर्क मेक्स अ मैन सक्सेसफुल, ठीक है। इसमें क्या है, कंक्लूजन में क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उसमें दिया गया कि हार्ड वर्क जो है वो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या, ओनली आ गया, सबसे पहले तो ओनली आ गया, तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी आगे देखते हैं। ओनली हार्ड वर्क मेक्स अ मैन सक्सेसफुल, क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही मैन को सक्सेसफुल बनाता है? नहीं, कभी कभी लक भी होता है, लक भी सक्सेसफुल बना सकता है, कभी कभी लोग स्मार्ट वर्क भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हार्ड वर्क ही करें, कभी कभी वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान सक्सेसफुल बनता है। हार्ड वर्क इज़ नॉट द ओनली रीज़न, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका गलत आ जाएगा, एक तो ओनली दिया हुआ था, दूसरा अगर हम ओनली को ना भी लें, अगर हमें ये पता भी ना हो कि ओनली जब लगता है तो वो स्टेटमेंट वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाती है। अगर हमें ना पता हो कि ओनली जब लगे तो कंक्लूजन रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, हम आइडिया लगाएंगे ओनली हार्ड वर्क मेक्स अ मैन सक्सेसफुल। नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क तो नहीं बनाता, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सक्सेसफुल बनाती है इंसान को, तो हार्ड वर्क जो है ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए हार्ड वर्किंग पीपल नेवर फेल, क्या हार्ड वर्किंग पीपल कभी फेल होते नहीं है? अभी देखिए हम लोग ही, आप लोग ही देखिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन क्या आप कभी फेल ही नहीं हुए? नो, नेवर जब भी आए ना, नेवर, ऑल बोला था मैंने, ओनली बोला था, ऑलवेज बोला था आपको, ठीक है, ऑलवेज बोला था, और क्या बोला था आपको, आपको पता नेवर और नो भी बोला था आपको। ये जब भी आ जाए तो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग ही होता है, ठीक। तो हार्ड वर्किंग पीपल नेवर फेल,
क्या कभी फेल नहीं होते? वो फेल होते हैं, तो नेवर फेल ये तो बिल्कुल रॉन्ग है कि वो कभी फेल ही नहीं होते। और अब सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेसफुल बनाते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो बोथ स्टेटमेंट्स ये दोनों गलत हैं, ठीक है, ये दोनों गलत है। अब अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमेशा करेक्ट पूछता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो नाइदर वन नॉर टू, तो नाइदर वन नॉर टू, आंसर विल बी डी पार्ट। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ इसी में, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क के लिए। इसी को आप ले लीजिए, हार्ड वर्क मेक्स अ मैन सक्सेसफुल, ठीक है, इसी को, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप? कंक्लूजन लिखेंगे, एक सेकेंड, कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप? कंक्लूजन आप लिखेंगे हार्ड वर्क डज नॉट मेक विमेन सक्सेसफुल, ठीक है, ठीक है, ये आपका है। आपको बताना है कि कंक्लूजन जो है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, राइट है या रॉन्ग है। स्टेटमेंट दी है आपको हार्ड वर्क मेक्स अ मैन सक्सेसफुल, तो क्या हार्ड वर्क डज नॉट मेक वुमेन सक्सेसफुल, क्या ये कंक्लूजन सही है या ये गलत है? ये आपको मुझे आंसर में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा है। अगर रहा है तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन को 30 मिनट्स या 20 मिनट्स में लाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, और जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं इतने ही क्वेश्चन करने की, ऐसा मत सोचना कि अगर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नो, आपको इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे, इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, गूगल से देखो, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स आए हैं वहाँ से देखो, ठीक है, ऐप पे जाके आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी जितने भी MCQs आते हैं यूट्यूब पे जो करते हैं अपलोड, वहाँ से आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। कब? जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद। पढ़ने से पहले मत करना, आपको नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो पढ़ने से पहले अटेम्प्ट मत करना, डीमोटिवेट हो जाओगे। पढ़ने के बाद करना, फिर जब क्वेश्चन आंसर्स आपको आने शुरू हो जाएंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन, गुड बाय, थैंक यू।